मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें जो भी अलग अलग एटम्स हैं उनकी एग्जैक्टली क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होते हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे, मैंने 36 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लास्ट क्लास में लिखने को भी बोले थे और एक बार प्रैक्टिस करने को बोले थे। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन से स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 18 तक यहाँ पे है। अगले पेज पे 18 और मिलेंगे आपको। हाँ, यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी का इशू हो सकता है। सिंपल है बच्चे, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग 1s1 में प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 1s1 में। अगर ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको, ये 1s1 है ना, ये 1s1 है। फिर हीलियम 1s2 होता है, इसको आप क्लोज शेल स्क्वायर ब्रैकेट He लिख सकते हो बच्चे। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट He लिख सकते हैं अपन। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट He, इसको बोलते हैं क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसा आप सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए लिख सकते हो। क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए लिख सकते हो। आप इसके आगे ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1s1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट H। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो इनर्ट गैसेस होती है उनके लिए आप क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। लिथियम के लिए आप 2s1, जैसे हीलियम जैसे ही लिखा ना बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s1। अब 1s2 को आपने स्क्वायर ब्रैकेट He लिख दिया है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट He लिख के 2s1 लिख सकते हो। क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, जब हम लोग ज्यादा एटॉमिक नंबर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत लंबे कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने पड़ेंगे। वो आप देखोगे कि बहुत छोटे से लिखने पे कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा। सिमिलरली यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये 18 तक के एलिमेंट्स हैं। 18 तक में देखो यहां पे नियॉन है, हीलियम 2s2 2p6, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट Ne भी लिख सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट Ne लिख सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट Ne का मतलब है 1s2 2s2 एंड 2p6। स्क्वायर ब्रैकेट Ne का मतलब है बेटा 1s2 2s2 और 2p6। चलो तो ये 18 तक। अच्छा, ये जो 18 वाला लास्ट है इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट Ar भी लिख सकते हो। इसको स्क्वायर ब्रैकेट Ar, आर्गन। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट Ar लिखने से क्या चीज से बच पा रहे हो? देखो, स्क्वायर ब्रैकेट Ar का मतलब है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और 3p6, है ना। तो आप देखो कर क्या रहे हो, जब क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारा फायदा क्या है? इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन को आप सिर्फ Ar लिख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट Ar। तो हमें फायदा क्या हो रहा है कि हमारा समय बच रहा है। हम इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिख रहे हैं और सिर्फ Ar लिख रहे हैं, तो हमारा समय बच रहा है, स्पेस बच रहा है। समय बहुत जरूरी है। इस कारण से क्या होगा कि आप इतना लिख के इतने को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन का बच्चे फायदा ये है कि थोड़ा सा आप लिखोगे और बड़े से रिप्रेजेंटेशन को आप उससे, बड़े से कॉन्फ़िगरेशन को आप उससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। 18 तक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसा ऑफ बाउंड रूल हमको बता रखे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, वैसी ही फिलिंग होती है 18 तक। फिर इसके बाद 19 पोटेशियम है 4s1। देखो अब आर्गन 4s1, आर्गन का मतलब है 1s2 2s2 3s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसको हमने आर्गन लिख दिया। और उसके बाद 4s1 4s2 4s2 के बाद 3d1, 4s के बाद 3d सबशेल की फिलिंग होती है, ऐसा ऑफ बाउ रूल हमको बताता है। सो स्कैंडियम, स्कैंडियम आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, देखो 3d1 हो गया। फिर ऐसे ही आप यहां पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा क्रोमियम में। ये देखो क्रोमियम में एक्सेप्शन है, क्रोमियम में एक्सेप्शन है, और यहां कॉपर में एक्सेप्शन है। ये देखिए कॉपर में। सो अप टिल 36 क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्रोमियम का जरा ध्यान से देखो, आर्गन 4s1 3d5, ऑफ बाउ रूल ये कहता है कि लोअर एनर्जी सबशेल को पूरा फिल करो और फिर हायर एनर्जी की फिलिंग करो। अभी क्या हुआ, 4s को आपने पूरा फिल नहीं किया। 4s की कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन्स की, आपने एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया और डी की फिलिंग स्टार्ट कर दी। आइडियली क्या होना चाहिए था? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 4s2 3d4, है ना बेटा। ये एक्सपेक्टेड थी, ये हमारी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ऐसा है नहीं। हम ऑफ बाउ रूल से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है। सिमिलरली बेटा कॉपर में देखो, कॉपर में
4s1 3d10 कॉपर में भी एक्सपेक्टेड क्या है आपके पास? एक्सपेक्टेड है आर्गन 4s2 3d9, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर से ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है? कॉपर हमारा 4s1 3d10 है, 4s2 3d9 नहीं है। तो अप टिल क्रिप्टन ये दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस टू व्हाट? एक्सेप्शंस टू ऑफ बाउ रूल। ध्यान रखिएगा, हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स आपको बताए। कौन कौन से? ऑफ बाउ रूल, पॉलीज रूल और हुंड्स रूल। पॉलीज रूल और हुंड्स रूल के आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, है ना। जब भी कोई एटम, आइसोलेटेड एटम की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो आपको पॉलीज रूल और हुंड्स रूल के एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑफ बाउ रूल के एक्सेप्शंस काफी हैं। तो अप टिल 36 देयर आर 2 एक्सेप्शंस, क्रोमियम और कॉपर। और यही दो सबसे इंपॉर्टेंट भी मैं बताऊं, 95% ऑफ द टाइम्स अगर कहीं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन होगा तो क्रोमियम और कॉपर से होगा। तो इन दोनों के लिए तो आप बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन याद रखना कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब याद रखना, इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने पहले बोला था ऑब्जर्वेशन पहले है, ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन होता है। तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज अप टिल 36। बेटा 36 क्रिप्टन का है, तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के आर भी लिख सकते हो, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के आर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के आर। अगले पेज पे मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट का मतलब है मैंने सारे वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट कर दिए हैं जिनसे किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट पेज पे लिस्टेड है, प्लीज आप उनको याद रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप उनको याद रखें। वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ये रहे बेटा, ये लिस्ट है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की, और हम ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसको याद रखना बेटा, आप इसको याद रखना। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, आप इसको याद रखना। किस कलर से विजिबल होगा? ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें भी जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, सिल्वर, लैंथेनम, एक्टिनियम, है ना, लैंथेनम, एक्टिनियम। थोरियम भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इनसे मतलब ये जो मैंने यहां पे लिखे हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और कॉपर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो प्लीज इनको तो कम से कम आप याद ही रखना, इनको कम से कम आप याद ही रखना, इनको याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो क्रोमियम, कॉपर की तो आज हम यहां पे चर्चा कर लेंगे। फिर जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे और जब अलग अलग ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उस ग्रुप या उस पीरियड में कौन से एलिमेंट का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और वास्तव में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। वास्तव में तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए थी और क्यों एक्सेप्शन है, उसकी चर्चा हम लोग पीरियोडिक टेबल में करेंगे जब ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अभी तो क्रोमियम और कॉपर पे अपना फोकस करते हैं कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। ध्यान रखिएगा, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा अप टिल 36, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इनको हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं इनके बारे में चर्चा हम लोग पीरियोडिक टेबल में, जब इनके ग्रुप की चर्चा करेंगे, इनके पीरियड की चर्चा करेंगे, तब इनके बारे में भी बात करेंगे कि इनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। थोरियम की चर्चा विशेष रूप से करूंगा मैं, थोरियम, एक्टिनियम, लैंथेनम, ये सब आएंगे पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आज क्रोमियम और कॉपर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात आपको यहां पे बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled and fully filled सबशेल्स। ये जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखा गया है कि दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल, मतलब इसमें स्टेबिलिटी जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा होती है। अब ये क्यों ज्यादा होती है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट पेज पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि हाफ और फुली फिल्ड सबशेल्स हम किसको बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फुली फिल्ड सबशेल की अगर मैं बात करूं, फुली फिल्ड सबशेल्स, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन,
तो आप बहुत सिंपल है बेटा, फुली फिल्ड सबशेल्स का कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सिंपल है। फुली फिल्ड जैसे 1s, तो 1s की कैपेसिटी 2 होती है, तो 1s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुली फिल्ड, या आप बोल सकते हो s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1s की बात नहीं कर सकते, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुली फिल्ड है। p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुली फिल्ड है। d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास 4 तरह के फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, s2 p6 d10 और f14। s2 p6 d10 और f14, तो ये कितने हो गए बेटा, ये 4 टाइप के हो गए, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आ जाते हैं हाफ फिल्ड पे। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस कितने टाइप की हो सकती हैं? सो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली 3 टाइप की हैं। अब आप बोलोगे हाफ फिल्ड, जैसे याद रखना बेटा, चलो मैं यहां पे लिखता हूं S1, P की 6 कैपेसिटी होती है, उसका कैप हाफ होगा P3, D की 10 होती तो उसका हाफ होगा D5 और F का 7 हो जाएगा, है ना। लेकिन S1 को, इसको इसको ये हाफ फिल्ड कहने को तो है, मैथमेटिकली तो है कि S की कैपेसिटी 2 होती है और अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज हाफ फिल्ड। लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हम एसोसिएट करते हैं हाफ और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, वो S1 में ऑब्जर्व नहीं होती है। फिर से सुनो, ये मैथमेटिकली या जो हाफ वर्ड है उसका तो है, लिटरली ये हाफ तो है क्योंकि S में 2 होती है कैपेसिटी, आपने 1 भर रखा है तो हाफ है। लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हम लोग एसोसिएट करते हैं हाफ और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ, वो S1 में नहीं होती है क्योंकि यहां सिमेट्री एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो मैं यहां पे एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं कि S1 is not extra stable, is not extra stable due to lack of symmetry, due to lack of symmetry and exchange अब ये सिमेट्री और एक्सचेंज क्या होते हैं इनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन S1 को हम लोग हाफ फिल्ड, मैं तो यही बोलता हूं, इनऑर्गेनिक जब भी पढ़ाता हूं कि S1 को अपन हाफ फील्ड नहीं बोलेंगे। कोई मुझसे बोलेगा कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस कितने टाइप की हैं, तो मैं बोलूंगा 3 टाइप की हैं, P3, D5 और F7, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखती हैं। जबकि S1 कहने को तो ठीक है कि ये हाफ फील्ड है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है क्योंकि ये 2 कारण हैं जो कि मिसिंग हैं इसमें। अब ये 2 कारण हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्री और एक्सचेंज का, इनके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट जो सिमेट्री और एक्सचेंज का है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। ये है, माना जाता है कि जब भी हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। सो यहां पे हमें यह मालूम है कि इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। मेरे ख्याल से आपको भी मालूम है। सिमेट्री का मतलब समझो, सिमेट्री का मतलब समझते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से इमेजिन करो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करो जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अगर आप हाफ करो तो एग्जैक्टली 2 में डिवाइड हो जाए। जैसे हम लोगों की बॉडी सिमेट्रिकल है और सिमेट्री हमें बहुत अच्छे से मालूम है, ये कॉमन सेंस भी है और एक आप बोल सकते हो एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट भी है कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जहां सिमेट्री होगी वहां स्टेबिलिटी आएगी, सिमेट्री अगर मिस हो जाएगी तो स्टेबिलिटी गायब। ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल ये फैक्ट्री है, जितनी भी मर्सिडीज और BMW, ये जो भी बड़ी बड़ी कारें हैं, ये जब भी अपनी कारें बनाती हैं, मतलब ये जो डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं एग्जैक्टली बहुत हाईली सिमेट्रिकल रखे, क्योंकि अगर ये सिमेट्री नहीं होगी तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल व्हीकल्स होंगे। सिमेट्री का मतलब है कि सिस्टम स्टेबल होने वाला है। जितनी अच्छा सिमेट्री होगा, जितना ज्यादा सिमेट्री होगा, उतना सिस्टम स्टेबल होने वाला है। तो ये देखा गया कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबशेल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज सिमेट्रिकल। मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है।
मैंने कभी, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता होगा, कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो लेकिन ये फैक्ट है कि सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स का, ठीक है। सो ये हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ एंड फुली फिल्ड, हाफ एंड fully filled configurations have symmetrical distribution of electron cloud. Symmetrical distribution of electron cloud. Symmetrical distribution of electron cloud. Of electron cloud. ठीक है। अब कई बच्चे इसमें दिक्कत भी होती है सर, वो कहते हैं कि सर P3, अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन को जब तक आप पार्टिकल मानते रहोगे तब तक आप इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, एक बादल है नेगेटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हाफ और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और सिमेट्रिकल है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये पहली आप बोल सकते हो कि ये एक ऑब्जर्व फैक्ट। दूसरा जो थ्योरी है एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब है हमने देख लिया कि ये चीजें होती हैं, उसके बाद हम कुछ चीज प्रपोज कर रहे हैं, थ्योरेटिकल। वो कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी का, ठीक है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट अब यहां पे एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता। दिस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, एक्सचेंज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज व्हेनेवर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन। अब यहां कुछ चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा, कुछ चीजें जो मैं अंडरलाइन करूंगा। 2 or more electrons with same spin are present in degenerate orbitals of a subshell. अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम है, जिनकी स्पिन सेम है, पैरेलल स्पिन है, जिनकी पैरेलल स्पिन है, अगर वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो these electrons tend to exchange their positions and the energy released due to this exchange tend to is called exchange energy. सिंपल है, मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं तो वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, और हर एक्सचेंज पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एक्सचेंज होने पे एनर्जी रिलीज होती है। जब भी सिस्टम में एनर्जी रिलीज होगी, अगर आपसे एनर्जी रिलीज करे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी कम होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। जितनी कम एनर्जी होगी सिस्टम की, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर से सुनो, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के, सेम स्पिन के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने पे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे सिस्टम की एनर्जी घटती है, और एनर्जी घटने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगले पेज पे मैं इसको बेटर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इसको आप ऐसे समझो, सपोज बेटा आपके पास पी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जल्दी से बताओ, टाइप करो, पी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर इनमें पैरेलल स्पिन के 2 या 2 से ज्यादा, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी में, सपोज P2 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, P2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये P में 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल हमने फिल कर दिए। एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये दोनों स्पिन पैरेलल हैं और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब वो इधर आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ये उधर जा सकता है। सो देयर इज वन एक्सचेंज पॉसिबल। यहां पे बेटा कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, एक एक्सचेंज पॉसिबल है। इसको अदला बदली, इसको बोलोगे एक एक्सचेंज, मैं तुम्हारी जगह पे तुम मेरी जगह पे, तो इसको बोलेंगे एक एक्सचेंज। सेम स्पिन के डीजेनरेट ऑर्बिट, डीजेनरेट क्यों, क्योंकि एनर्जी सेम होनी चाहिए तभी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब मामला बराबरी का हो सकता, बराबरी का होगा तभी एक्सचेंज होगा। अगर बराबरी, एनर्जी ही बराबर नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये दोनों क्यों एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है और पैरेलल स्पिन के, तो दिस इज वन एक्सचेंज। एक एक्सचेंज हुआ तो एनर्जी सिस्टम की कुछ घटी, घटने से
एनर्जी सिस्टम की घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्सचेंज कितने पॉसिबल हैं? अब यहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है बेटा, यहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है। एक्सचेंज, ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है और तीनों की पैरेलल स्पिन है, तो अब एक्सचेंज कैसे होगा? कैसे होगा बेटा? देखो, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये एक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये यहां एक्सचेंज हो सकता है, 2 एक्सचेंज हो गया, और एक एक्सचेंज और पॉसिबल है बेटा, ये यहां, सॉरी ये तो ये इधर और ये इधर, तो कितने पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं? ये हो गया है क्या अपना? ओहो, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा पहला तीसरा, अब दूसरा तीसरा, मतलब ये वाला एक्सचेंज। तो कितने पॉसिबल एक्सचेंजेस है बेटा? 3 पॉसिबल एक्सचेंजेस, 3 एक्सचेंजेस। तो अगर मैं एक्सचेंज के बेसिस पे, सपोज एक क्वेश्चन है आपसे बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंजेस which configuration is more stable, P2 और P3? On the basis of exchanges, which configuration is more stable, P2 और P3? क्योंकि जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी सिस्टम की एनर्जी घटेगी। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ने से सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, यहां पे 1 एक्सचेंज, यहां पे 3 एक्सचेंज, यहां नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा है तो एनर्जी सिस्टम की ज्यादा डिक्रीज होगी, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो P3 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू P2 अगर मैं एक्सचेंज के बेसिस पे बात करूं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बेसिस पे भी ये हाफ फिल्ड है, और ये देखा गया है कि हाफ फिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सिमेट्री के बेसिस पे भी P3 की स्टेबिलिटी P2 से ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है। P4 में अगर मैं आपसे पूछूं P4 में कितने एक्सचेंजेस होंगे? P4 में कितने एक्सचेंजेस होंगे? चलिए हुंस रूल के बेसिस पे P4 कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1 2 3, अब पेयरिंग करनी पड़ेगी तो ये, तो P4 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? कितने पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं? अभी भी 3 ही है ना, क्योंकि ये जो लोअर स्पिन, ये जो स्पिन अपोजिट है, ये किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्पिन अपोजिट है। पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे भी अभी कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? 3 एक्सचेंजेस, 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। अब एक बच्चों का क्वेश्चन आता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ये, कि सर इसमें भी 3 एक्सचेंजेस हैं, इसमें भी 3 एक्सचेंजेस हैं, P3 और P4 दोनों में 3 एक्सचेंजेस हैं, तो कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? क्योंकि दोनों में एक्सचेंजेस की संख्या 3 है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं। तो मैं बोलता हूं कि सिमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है, हम लोगों ने बोला कि 2 कारणों से, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक एक्सचेंज। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाफ और फुली फिल्ड का, P3 का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, P4 का नहीं है। तो सिमेट्री किसको फेवर करती? इसको। एक्सचेंजेस भी इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एक और कारण है पेयरिंग एनर्जी का, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने आजू बाजू में पेयर करके रखा हुआ। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो वो पास पास रहना नहीं चाहेंगे, वो पास पास रहना नहीं चाहेंगे, जिसके कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ती। मतलब इसमें थोड़ा सा रिपल्शन के कारण, थोड़ा सा रिपल्शन के कारण, इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, 3 एक्सचेंज है, इसमें 3 एक्सचेंज है लेकिन थोड़ा सा यहां पे रिपल्शन है, तो उसके कारण क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर P3 P4 में कोई आपसे पूछे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे P3 की ज्यादा है। चलिए P5 में, P5 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे बेटा? P5 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, P5 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5। चलो कितने होंगे? ऊपर वाले 3, जिनकी 3 स्पिन ऊपर है, वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो उनके कितने एक्सचेंजेस? ये वाले देखो, ये 3 ऊपर वाले आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो वो 3 तो वो हो गए, तो 3 एक्सचेंज तो जो स्पिन अप वाले हैं वो कर लेंगे, प्लस जो स्पिन डाउन वाले हैं, ये वाले, ये स्पिन डाउन वाले, ये भी आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि इनको पैरेलल स्पिन मिल गई, अपना जोड़ीदार मिल गया, तो इनको पैरेलल स्पिन मिल गई, तो यहां पे भी एक एक्सचेंज पॉसिबल है। सो 3 + 1 तो टोटल 4 एक्सचेंजेस। अब एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे कब तक हम लोग बनाते रहेंगे, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस का मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस का एक फॉर्मूला लिख देते हैं इस जगह पे, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस
इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2 प्लस n डैश इंटू n डैश माइनस 1/2, जहां पे n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन degenerate orbitals having degenerate orbitals having spin up and n dash क्या है, n dash है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन degenerate orbitals having spin down, ठीक है। इसको फॉर्मूले को लगाते हैं जरा, इनमें देख, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस यहां होगा, कैसे आएगा, n ऊपर वाले स्पिन के, तो n 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो स्पिन अप है तो यहां n की वैल्यू 2 है, n डैश स्पिन डाउन वाले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, सो 2 इंटू 2 माइनस 1/2 प्लस आगे वाला तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस 1/2, ये तो 0 ही है बेटा, तो ये कितना हो गया, 1 आएगा। जरा यहां देखते हैं, ऊपर वाले स्पिन n की वैल्यू 3, n डैश नीचे वाले स्पिन 0, सो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1/2, आप सॉल्व करेंगे 3 आएगा। ऊपर वाला स्पिन 3, n डैश नीचे वाला, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाला है तो 1, सो यहां पे क्या आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। यहां पे देखो नीचे वाले 2 हैं, तो यहां n की वैल्यू ओहो डेंगू मच्छर, n की वैल्यू 3 और n डैश की वैल्यू 2, तो सॉल्व करो, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बढ़िया है, इससे क्या होगा, जल्दी से आप नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैलकुलेट कर लोगे। तो आगे मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दे रहा हूं, आप उनमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बताने को आते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन है ना, n फैक्टोरियल, मैथ्स में पढ़ते होगे बेटा, NCR क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, शायद मैं सही हूं, चेक कर लीजिएगा, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे, अभी तो आप फॉर्मूला याद कर लो, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स में पढ़ोगे तो ये बहुत आसान चीज है बेटा, ये बहुत इजी चीज है, अभी तो आप ये याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक। आपको 2 के बीच में एक्सचेंज कराना है ना, तो इसलिए हमने यहां पे 2 किया, ठीक। चलो आगे चलते हैं, कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिख के बताते हैं, आप उनमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बताइएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फॉर्मूला प्लीज लिख लीजिए और समझ लीजिए कि n और n डैश क्या है, चलिए तो क्वेश्चन है आपसे, फाइंड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है D4 एंड D5 में कितने एक्सचेंजेस हैं, तो पहले आप D4 में बताना, फिर D5 में बताना कितने एक्सचेंजेस हैं। और दूसरा क्वेश्चन है D9 और D10 में, पहले आप D9 में बताइएगा फिर D10 में, पहले आप D4 में बताओ। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप मुझे बताइए कि कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं D4 में, D4 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। देखो D4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको D में ऐसे भरने पड़ेंगे, है ना, चारों स्पिन अप हुंस रूल के अकॉर्डिंग। अब n की वैल्यू 4 है, स्पिन अप वाले 4 है, n डैश की वैल्यू 0 है, सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वैसे भी 4 हैं और 2 को सिलेक्ट करना है, तो 4c2 की वैल्यू शायद 6 होगी। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज इक्वल टू n, मतलब 4 इंटू 4 माइनस 1/2 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1/2, सो दिस इज 6। सो D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 6। चलिए D5 में बताते हैं, D5 में बताओ बेटा, D5 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, D5 में n की वैल्यू 5, स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन 5 हैं, स्पिन डाउन वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस
number of exchanges is equal to 5 into 5 minus 1 by 2 plus 0 into 0 minus 1 by 2. So इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, है ना, 10 एक्सचेंजेस. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि D4 और D5 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज विच इज मोर स्टेबल, D4 और D5 में, D4 में 6 एक्सचेंजेस थे, D5 में 10 एक्सचेंजेस हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे D5 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू D4, राइट. चलिए अब D9 में सबसे पहले D9 कॉन्फ़िगरेशन को आप अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ड्रॉ कर लीजिए, ये सबसे जरूरी है. सो 1 2 3 4 5, D में 5 ऑर्बिटल्स, 6 7 8 एंड 9, राइट. n की वैल्यू स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन 5 है, n की वैल्यू 5 है. स्पिन डाउन वाले भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है बेटा. सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना आ जाएगा, ऊपर वाले की वजह से ऊपर वाले आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, नीचे वाले आपस में, तो ऊपर वाले जो 5 आपस में एक्सचेंज करेंगे तो 10 और नीचे वाले करेंगे तो 6, तो टोटल 16. फॉर्मूले से भी वही आना चाहिए. 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2. सो मेरे ख्याल से ये 16 एक्सचेंजेस आ रहे हैं. सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन D9 कॉन्फ़िगरेशन इज 16 एंड इन D10 कॉन्फ़िगरेशन में 20 हो जाएगा. 10 ऊपर वालों के कारण और 10 नीचे वालों के कारण. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. n की वैल्यू 5 और n डैश की वैल्यू भी 5. सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2. सो दैट मेक्स 20, है ना, 20 टोटल एक्सचेंजेस. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज D9 और D10 में कौन ज्यादा स्टेबल है, D10, क्योंकि यहां 20 एक्सचेंजेस हैं, यहां 16 एक्सचेंजेस है. जितने ज्यादा एक्सचेंजेस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. एक क्वेश्चन आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, पर आया नहीं. क्वेश्चन ये, क्योंकि जब क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चे यहां पे एक क्वेश्चन आता है. हालांकि मैं बोलता हूं कि ये थ्योरी है कि एक्सचेंज जितना होगा उतना सिस्टम स्टेबल होगा, एनर्जी का लॉस होगा. पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एक्सचेंज होने पे ऐसा क्या हो रहा है कि एनर्जी कम हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही. एक्सचेंज होने पे ऐसा क्या हो रहा है कि एनर्जी घट रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है. कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा कि एक्सचेंज होने पे ऐसा क्या हो रहा है कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है. इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है. चलो मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं. डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज. डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये वर्ड सुन लो. मैं आपसे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज सुनना चाहता था. जब भी इलेक्ट्रॉन, अब आप समझना, अगर आप चार्ज को लोकलाइज्ड रखते हो, एक चार्ज है जो एक जगह फिक्स है और चार्ज है जो मूव करने का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ स्पेस. अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसी स्पेस में और एक जगह चार्ज लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है, मतलब वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, वो सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है. ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ोगे आप, कार्बोकेटायंस, कार्बोनायंस, फ्री रेडिकल्स, इन सब की स्टेबिलिटी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे ही बताई जाती है. इसको आप ऐसे समझो, सपोज आप एक चार्ज पार्टिकल हो, है ना, आपको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया, बंद रखा मैंने एक कमरे में. कुछ दिनों में आप अनस्टेबल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, क्योंकि एक ही कमरे में. लेकिन अगर मैंने आपको थोड़ा बड़ा स्पेस दे दिया मूव करने के लिए, थोड़ा बड़ा स्पेस, तो आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है. इलेक्ट्रॉन अगर अपनी सिर्फ इस वाले जगह पे लोकलाइज रहता तो वो कम स्टेबल होता. लेकिन अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए जगह मिल गई, ये अपने चार्ज को डीलोकलाइज कर सकता है. सो एक्सचेंज के कारण देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज व्हिच लीड्स टू स्टेबिलिटी. ये आप चाहो तो लिख सकते हो, एक्सचेंज, ड्यू टू एक्सचेंज देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज व्हिच लीड्स टू स्टेबिलिटी. राइट, ये याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ऑर्गेनिक में. डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत काम आता है ऑर्गेनिक में. इनऑर्गेनिक में भी आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, बहुत जगह पे काम आएगा बेटा. लेकिन ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं.
तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स था, अब आपने एक्सचेंज किया तो उसको एक बड़ा स्पेस मिल गया मूव करने के लिए, तो देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके कारण सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, राइट। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हमेशा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बीच में ही एक्सचेंज होता है, ये अदला बदली बराबरी वालों के बीच में होता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s में है, एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s में है और एक इलेक्ट्रॉन आपका 2p में है, और आप 2s और 2p वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करा रहे हो। 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा हम नहीं एक्सचेंज करेंगे, 2p वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं एक्सचेंज करेंगे। क्यों नहीं एक्सचेंज करेंगे? क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। तो हमेशा बराबर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही आपस में एक्सचेंज पॉसिबल है। मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हीं में एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट होता है, एक्सचेंज उन्हीं के बीच में होता है। ठीक है। So on the basis of exchange, we see that D4 configuration is more stable than D5 is more stable than D4 and D10 is more stable than D9. और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि एक ऑब्जर्व फैक्ट है, वो भी ये कहता है कि जो D10 है फुली फिल्ड है उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और D5 जो हाफ फिल्ड है उसका भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब आते हैं क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शन पे कि क्रोमियम और कॉपर में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। ठीक है, आते हैं, बहुत मजा आएगी क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको सुन के आश्चर्य होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। सो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, है ना, एक्सप्लेन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम की बात करते हैं जिसका Z24 एटॉमिक नंबर 24 है ना बेटा, क्रोमियम की बात करते हैं और वैसा ही कॉन्सेप्ट आप कॉपर में भी अप्लाई करोगे। सुनो, अभी क्या है कि हम क्या एक्सपेक्ट क्या करते थे, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या थी अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या थी, सुनिएगा। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स, d में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। सो ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी मेरी अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल। ये एक्सपेक्टेड थी लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है, आर्गन 4s में 2 नहीं बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन, और D में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। ये एक्चुअल है, ये होना चाहिए था लेकिन होता ही है। अब हमें समझाना है कि होना ये चाहिए था, ये होता है, क्यों होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों होता है। तो अब क्या हुआ होगा, सुनिए क्या हुआ होगा। जो अब क्या हुआ हो, पहले हमने देख लिया कि ये होता है और हमें ये भी मालूम कि ये होना चाहिए था। अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश, अब सॉल्यूशन आपके सामने, मतलब आंसर आपको पता है, अब उस आंसर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, आईओसी ऐसे ही चलती है, ओसी भी लार्जली ऐसे ही चलती है, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको डिफेंड करते हैं, नहीं, ब्यूटी ऑफ ये दोनों जो स्ट्रीम है इनकी ब्यूटी ही यही है कि पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। और मैं हमेशा बच्चों से भी बोलता हूं क्लास में कि एक्सेप्शंस अगर ओसी और आईओसी में आते हैं तो उनको आपको अप्रिशिएट, मतलब उनको वेलकम करना है, क्योंकि अगर एक्सेप्शंस आईओसी और ओसी में नहीं होंगे तो ये वैसे भी मोनोटोनस है और ये और मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता ओसी और आईओसी। ये एक्सेप्शंस के कारण ही जिंदा है ये साइंस। ठीक है, ये दोनों साइंस एक्सेप्शंस के कारण ही जिंदा हैं। अगर एक्सेप्शंस नहीं होंगे तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है, फिर इनको कोई पढ़ने का फायदा नहीं, फिर तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह इनको भी टेक्स्ट बुक से ऐसे ही पढ़ लो। लेकिन एक्सेप्शंस के कारण ही, और उन एक्सेप्शंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जस्टिफिकेशन क्या है बेटा, सुनिए। अभी यहां D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन में यहां D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और D4 कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, इस D4 कॉन्फ़िगरेशन में कितने एक्सचेंजेस थे, 6 एक्सचेंजेस। ठीक है, 6 एक्सचेंज। अभी ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये सोचता है कि अगर 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 मैं उठ के यहां चला जाऊं तो मेरा D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन 4s का इलेक्ट्रॉन ये सोचता है कि अगर मैं 4s से शिफ्ट होकर D में चला जाऊं
तो D4 के बजाय D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और D5 कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 10। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस यहां D5 है बेटा, तो D5 में कितने एक्सचेंजेस हो जाएंगे? 10 एक्सचेंजेस। 10 एक्सचेंजेस हो जाएंगे, 10 एक्सचेंजेस हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये सोचता है, देखो हम ऐसा सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सोचे ना सोचे, ये इलेक्ट्रॉन ये सोचता होगा कि अगर हम उठ के यहां चले जाते हैं तो D4 में 6 एक्सचेंजेस हो रहे थे, वो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ के 10 हो जाएंगे और उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मैं जंप करके चला जाता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है 4s से 3d में जाने के लिए, 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s से 3d में जाने के लिए कुछ एनर्जी लेनी भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे जंप करके जा रहे हो, तो एक एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। फिर से सुनना ध्यान से बेटा, 4s से 3d लोअर एनर्जी सबशेल से हायर एनर्जी सबशेल में जंप करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी सबशेल टू हायर एनर्जी सबशेल। मतलब यहां से यहां जाने के लिए एक एनर्जी चाहिए होगी, जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या होता है बेटा? एक्साइटेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तभी तो 4s से 3d में जाएगा। ठीक है, एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सराउंडिंग इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ी देर के लिए सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना इस चीज को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है सिस्टम की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ये सोचता है कि चलो थोड़ी देर का कष्ट है, हम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो मेरी स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन जब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे तो एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये कुछ ऐसा है, ये इन्वेस्टमेंट है, एक्साइटेशन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए 6 से 10 हो गए, ये रिटर्न है। अब इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में हमें मालूम है कि इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग तो अपने बिजनेस में लॉस इनकर कर सकते हैं, लेकिन ये नेचर है, यहां पे लॉस नहीं होता। ये सारे कैलकुलेशंस पहले होके रखते हैं। तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन सोचता है कि अगर मैं कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाऊंगा तो मुझे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्ट करने के बाद मुझे रिटर्न में ये मिलेगा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ के मिलेंगे, तो रिटर्न मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सोचता है चलो चलते हैं। तो क्रोमियम में एक्सेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक्साइटेशन एनर्जी थी, एक्साइटेशन एनर्जी थी, ये एक्साइटेशन एनर्जी ये कम है। किससे कम है? एक्सचेंज एनर्जी से। तो है ना, एक्सचेंज एनर्जी के मॉडुलस, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी नेगेटिव होती है तो मैग्नीट्यूड एक्सचेंज एनर्जी के मैग्नीट्यूड से कम होती है। सो यहां पे क्रोमियम में एक्सेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि क्रोमियम में 4s से 3d में जाने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो कम है, जबकि रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा। मतलब इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का है और रिटर्न में 20 रुपए मिल रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है और इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर चला जाता है। क्रोमियम में भी ऐसा होता है, कॉपर में भी। और हम आगे एक क्वेश्चन देंगे कार्बन में, चलो आगे इसको आप समझ लो, इसको लिख लो, ये चीज जरूरी है क्योंकि पूछी जाती है। एक्साइटेशन एनर्जी कम है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, मतलब घटने वाली एनर्जी ज्यादा है, लगने वाली। ये कुछ ऐसे समझो, पहले सिस्टम की एनर्जी E थी, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो मान लो 10 एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब है प्लस, है ना, बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम की स्टेबिलिटी घट गई। लेकिन जब यहां D4 से D5 हुआ तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ने से एनर्जी घटेगी, जो घटने वाली एनर्जी है -20। देखो पहले सिर्फ एनर्जी E थी, 10 एब्जॉर्ब हुआ, 20 डिक्रीज हुआ, तो अब फाइनल E -10 हो गया। देखो पहले एनर्जी E थी और E से E -10, E से E -10 आ गया तो एनर्जी घट गई, इसका मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर यही चीज ऐसा होता कि मान लो एक्साइटेशन में जो एनर्जी लग रही है वही इतनी ज्यादा है कि एक्सचेंज में वो रिकवर नहीं हो पा रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाता, जैसा कि कार्बन में होता है और कुछ दूसरे एटम्स में होता है। आगे वाले पेज पे मैं बताता हूं, ठीक है। आगे वाले पेज पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं जो वही एक्चुअल में होता भी है, वही एक्चुअल में होता भी। चलो आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है,
कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2 2p2। मतलब कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो 1s2 2s2 1s 2s और 2p 2p। अच्छा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं? 1 एक्सचेंज 1 एक्सचेंज 1 एक्सचेंज। तो कार्बन वाला ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां जंप कर जाए, मतलब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, सपोज अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 1s2 2s1 2p3 1s2 2s1 2p3, तो कितने एक्सचेंज हो जाएंगे? 3 एक्सचेंजेस। कितने एक्सचेंज हो जाएंगे? 3 एक्सचेंजेस। मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस यहां 1 थे, यहां 3 एक्सचेंजेस हैं, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए तो स्टेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन कार्बन में यह चीज होती नहीं है, यह चीज नहीं होती है, यही रहता है कार्बन। तो उसका क्या जस्टिफिकेशन दोगे? आप बताओ क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि कार्बन में, क्रोमियम में तो आपने देखा कि एक्साइटेशन होके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ाए गए, लेकिन कार्बन में एक्साइटेशन होके P3 P2 से P3 क्यों नहीं हुआ? जबकि P3 हाफ फिल्ड है, P3 हाफ फिल्ड है, तो ये क्यों नहीं है? यहां नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी ज्यादा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तब भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप हुआ कार्बन में? कार्बन में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्या जस्टिफिकेशन है? क्या आप कारण दोगे? क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? कार्बन में एक्सेप्शन क्यों नहीं है जबकि क्रोमियम में एक्सेप्शन है? कार्बन में एक्सेप्शन क्यों नहीं है जबकि क्रोमियम में एक्सेप्शन है? कार्बन का ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p में क्यों नहीं जम कर जाता ताकि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ जाएं और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। 2s से 2p जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 1 से 3, सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस बढ़े हैं, तो एक्सचेंज बढ़ने के कारण जो एनर्जी डिक्रीज हुई है, मतलब रिटर्न कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मतलब ऐसा ही रहता है। तो यहां आप क्या बोलोगे? यहां बोलोगे एक्साइटेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्सचेंज एनर्जी। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है? बहुत सिंपल है, ये ऑब्जर्व फैक्ट है। पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फिर ये चीज लिखते हैं। कार्बन में नहीं हुआ इसका मतलब ये है, क्रोमियम में हुआ इसका मतलब पीछे जो लिखा था वो है, कॉपर में हुआ इसका मतलब पीछे जो लिखा था वो था, है ना? तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है और अब ये रिजल्ट आपको बताया जा रहा है। तो ये चीज क्रोमियम और कॉपर दोनों के लिए। कोई आपसे पूछे कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन क्यों है, तो आप बोलोगे एक्सचेंज के कारण वहां पे एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वहां एक्साइटेशन एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी से कम होती है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस अटेन कर लेते हैं, जिससे सिस्टम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। कार्बन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन में एक्साइटेशन जो 2s से 2p में है वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है। और इसके पीछे भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, बच्चे यहां पे भी कुछ पूछते हैं कि सर ज्यादा एनर्जी क्यों रिक्वायर करता है, तो बहुत सिंपल उसका रीजन है, अगले पेज में मैं दूंगा। और एक डायग्राम बनाएंगे, आप हमेशा नोटिस करना इन डायग्राम की खासियत क्या है। मैं डायग्राम बनाता हूं नेक्स्ट पेज पे, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन आ गया, एक काम करते हैं, डायग्राम, एक मिनट बेटा, एक हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपको, चलो एक डायग्राम मैं बना रहा हूं बेटा। ये एनर्जी लेवल का डायग्राम, एनर्जी का डायग्राम है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये 1s की एनर्जी, ये 2s की एनर्जी, ये 2p की एनर्जी, ये 3s की एनर्जी, ये 3p की एनर्जी, ये 4s की एनर्जी, ये 3d की एनर्जी। आप क्या देख क्या रहे हो इस डायग्राम में? आपको क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम में? क्या ये मैंने ये जो नंबरिंग या जो ये स्पेसिंग रखी है, क्या ये मैंने आर्बिट रखी है या पर्पजली रखी है? 1s 2s के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, 2s से 2p के बीच में थोड़ा कम हुई है, 2p से 3s ये और कम हुई है। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे बेटा ऊपर जा रहे हो, ये एनर्जी गैप धीरे 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 क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये एनर्जी, तो 2s से 2p का जो जंप है, ये देखो
2s से 2p का जो जंप है वो काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, जबकि 4s से 3d का जो जंप है वो थोड़ी सी एनर्जी ही रिक्वायर करता है। तो यहां इन्वेस्टमेंट काफी कम है, यहां इन्वेस्टमेंट काफी कम है, जबकि यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना। तो जैसे जैसे आप हायर एनर्जी सबशेल्स की ओर बढ़ते हैं तो ये एनर्जी गैप धीरे 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 कम होता जाता है, और इसीलिए ऑफ बाउ रूल के एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं। ऐसे जब आप और ऊपर चढ़ोगे तो एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो इसी कारण से ऑफ बाउ रूल के एक्सेप्शंस बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली लोअर से हायर एनर्जी जंप कर जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ऑब्जर्व करोगे कि लोअर से हायर जंप कहां पे आसानी से होगा, जैसे ही आप हायर एटॉमिक नंबर्स की ओर बढ़ोगे तो ये जंप और फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है। ठीक है ना बेटा, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये ऑब्जर्व फैक्ट है, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं ना तो कोई इसमें देखो, अभी चलो पीछे हम जहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वहां ले आते हैं आपको। कहां गया, ये रहा, जरा ये देखो, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट है। सुनना ध्यान से, यहां D5 हाफ फिल्ड है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहां D10 फुली फिल्ड है, एक्सप्लेन कर दिया। इसका कैसे एक्सप्लेन करें, ये देखो D4 है, ये देखो D4 है, नायोबियम D4 है, D4 है, ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं, फुली फिल्ड भी, लेकिन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है D4। होना क्या चाहिए था, एक्चुअली 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहां 5s2 होना चाहिए था, 4d3 होना चाहिए था, 5s2 4d3 होना चाहिए था, लेकिन 4d4 है। अब D3 से D4 जाने में क्या फायदा हुआ होगा, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट है उनमें मेजॉरिटी ऑफ द जगह तो अप्लाई हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जहां ये अपनी थ्योरी, ये हाफ और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की वो अप्लाई नहीं होती। तो दिस इज प्योर, आप बोल सकते हो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, मतलब अपनी सुविधा अनुसार ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कुछ जगहों पे तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिनको आप किसी भी सूरत में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैसा ही ऑब्जर्व्ड है तो वैसा ही ऑब्जर्व्ड है ना। तो बस मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली अपनी सुविधा के हिसाब से एक्सप्लेनेशंस होते हैं, कहीं पे तो एक्सप्लेनेशन चलता है, कहीं पे नहीं चलता। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है बेटा, फटाफट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। राइट डाउन ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, जल्दी से आप करो। लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बहुत इजी है। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू S 0, L 0 है तो M भी 0 होगा। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में क्या बात करना चाहोगे, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ या माइनस हाफ, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या माइनस हाफ, कुछ भी रख सकते हैं बेटा, स्पिन अप भी रख सकते हैं प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब कुछ भी रख सकते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, आप स्पिन अप भी रख सकते हो, स्पिन डाउन भी रख सकते हो, वो आपका चॉइस है। वहां पे दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस हाफ भी हो सकती है बच्चे, माइनस हाफ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, दोनों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम फॉर विच m इज इक्वल टू 0। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना, 15। तो आपको बताना है कि फॉस्फोरस में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 है, जो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 है। तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी से बताओ। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मतलब फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस Z इज इक्वल टू 15 का ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन 1s2 2s2, ये 1s है, ये 2s है, 2p6। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आप इस बॉक्स के जरिए ही किया करिए, ये एक सजेशन है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मन में ही बन जाता है। फॉस्फोरस ये है बेटा 3p, तो ये रहा फॉस्फोरस का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन में लिख दिया। अब आपको बताना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0। चलो m की वैल्यूज लिखते हैं। यहां l की वैल्यू 0 है, तो इस बॉक्स के लिए m की वैल्यू 0, इस बॉक्स के लिए m की वैल्यू 0, -1 0 +1 0 -1 0 +1। अब काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके लिए m की वैल्यू 0, काउंट करो। बहुत सिंपल है बेटा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। So 2, 4, 6, 8 and 1. So the answer is 9. So the answer is 9. Right? Answer is 9. समझ में आया? उत्कर्ष, रोनित, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो आप इस तरह से जब ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन बनाएंगे तो आराम से ये हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कॉलम मैच करिएगा। कॉलम मैच करिएगा, सिंपल सा है, आप देख लेना इसको, है ना, रिकॉर्डिंग में मिलेगा ही आपको। ये मैच करना, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैच करिएगा, प्लीज जरूर करना, ये है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मैच करिएगा। ये पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपसे चाहता हूं कि इन लेफ्ट, अच्छा ये मैट्रिक्स मैच है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की एक एंट्री राइट की एक से ज्यादा एंट्री से मैच हो सकती है। लेफ्ट की एक एंट्री राइट की एक से ज्यादा एंट्री से मैच हो सकती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैच है, सही से मैच करिएगा। सो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क करके आना। एक और क्वेश्चन है, तो ये वाला एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, कहां गया, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है ये वाला। Find out the total number of electrons in calcium for which L plus M is equal to 0. Find out the total number of electrons in calcium for which L plus M is equal to 0. ठीक है, तो ये भी करिएगा, ये भी होमवर्क है आपके लिए बेटा, ठीक। तो ये दोनों होमवर्क है, करिएगा। इसके आंसर मुझे आपसे चाहिए, वो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अपन पीरियोडिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे।